प्रकोप का कहानी अलग अलग किस्से के रूप में सामने आते रहे हैं। उसी में एक है कि आचार्य विष्णुगुप्त शर्मा, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, वो घनानंद के दरबार में उन्हें बेइज्जत किया गया था या अपमानित किया गया था। और आचार्य चाणक्य जो है, अपने अपमान के बदला लेने के लिए घूम रहे थे। अपमान के बदला लेने का विचार लेकर वो घूम रहे थे। हालांकि वो तक्षशिला के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वहाँ पढ़ाते थे और देश में शिक्षा के प्रसार का भी उनका सोच था। लेकिन वो मगध के सम्राट द्वारा किया गया अपमान का बदला लेने के लिए वो घूम रहे थे कि कोई हमें ऐसा आदमी मिले जिसकी सहायता से हम मगध के सत्ता को ध्वस्त कर सकें। इसी बीच उनके भ्रमण के दौरान चंद्रगुप्त नाम के एक युवा इनको मिला। चंद्रगुप्त में आचार्य चाणक्य ऐसे गुण देखे जिससे लगा कि इसे मैं मगध का सम्राट बना सकता हूँ और ये देश की परिस्थिति को बदल सकता है। हालांकि उस वक्त मगध के अलावा देश भर की स्थिति ऐसी थी कि अलग अलग जनपदों में अलग अलग राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। मतलब भारत उस वक्त पूरी तरह से एकजुट नहीं था। हालांकि हुआ वैसा ही जैसा कि आचार्य चाणक्य चाहते थे। चाणक्य का जो सोच था उसके मुताबिक उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला पश्चिम क्षेत्र में ले गए और उनको बारीकियां बताया गया कि किस तरह से युद्ध नीति में लोग निपुण होते हैं और किस तरह की नीतियां काम आती है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को बहुत सारा रहस्य की बातें बताना प्रारंभ किया और उनकी बहादुरी की जो पैमाना होता है उसको बढ़ाते रहे और एक तरह से कहिए कि सैनिक गतिविधि भी बढ़ाते रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब नंद वंश को चंद्रगुप्त ख़त्म कर डाला। अब 326 के बाद जब सिकंदर महान भारत पर हमला किया था, भारत के पश्चिमी सीमा पर, और 19 महीने के बाद जब वो लौट गया था और 311-12 ईस्वी के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के मगध के शासक बना। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बने तो इनकी जो नीतियाँ थी वो जनता के हित के लिए था। और आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर देश के विभिन्न भागों में बटे हुए जो जनपद थे या अन्य जो राज्य थे उन सभी पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब आज जो हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं जम्बू द्वीप के बारे में, तो पूरे जम्बू द्वीप का मतलब पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे भारतवर्ष पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपना सत्ता को कायम कर दिए। और ये सब जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। इतिहास में जो दर्ज हैं वही बातें मैं बता रहा हूँ। और हमारा जो सूत्र है वो 1981 में 10 सितंबर 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी इतिहास के जो शिक्षाविद थे उन लोगों का एक सम्मेलन हुआ था और सभी का जो मत था, अपना अपना जो मत था, उसके आधार पर जो किताब छापे गए हैं उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जब 304-5 के आसपास फिर भारत पर हमले की बात हो रही थी, सिकंदर महान
मकरान के रास्ते वापस चला गया था और बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिकंदर महान का जो सेनापति था सेल्युकस 304-5 के आसपास फिर वो भारत की तरफ बढ़ने का कोशिश करने लगा। भारत के पश्चिमी हिस्से में, या कहिए कि जो कंबोज जो हमारा महाजनपद था, उस सीमा को भी वो टच कर लिया और कुछ हिस्सों को वो कब्जा भी कर चुका था। इससे उसका सेल्युकस का 23 प्रांत था यहाँ से लेकर बेबीलोन तक, और 23 प्रांत से उसको काफ़ी धन का उगाही होता था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं जब व्यवस्थित होने लगी और देश के पश्चिमी हिस्सों में इनकी व्यवस्थाएं जब मजबूत हो गई, उस वक्त जब सेल्युकस आया तो युद्ध की स्थिति जब बनने लगी और जब लगा सेल्युकस की हमारा हानि होगा, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से समझौता कर लिया, मतलब संधि कर लिया। और उस संधि में अब तो इतिहास में जो बहुत सारे लोग अपने अपने मत और अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन कई सारे इतिहासकार, यहाँ तक कि प्रोफेसर रामशरण शर्मा ही उस जो सम्मेलन हुआ था इतिहास का 10 सितंबर 1981 में, उसकी अध्यक्षता किए थे, और भी बहुत सारे इतिहासकार थे वहाँ पर जिनका मत था इसमें। तो इतिहासकारों ने बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था जब शुरुआत हुई और यूनानी इतिहासकार इतिहास का तिथि बताने लगे, तो उसी समय से भारत का भी इतिहास का तिथि क्लियर होने लगा, इतिहास का तिथि बनने लगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सत्ता पर पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुके थे। तो उसमें एक चीज़ और है, कितने ताकतवर शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, कि पूरब में तो उड़ीसा और पूरब का मतलब कहते हैं कि पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक चंद्रगुप्त मौर्य की शासन थी। हिंदुकुश पर्वत के आसपास तक इनकी शासन थी, लेकिन इनकी जो प्रतिबद्धता था अपनी जनता के प्रति, वो बहुत महत्वपूर्ण था, और देश के सुरक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमने पीछे बता रहा था कि सेल्युकस इनसे संधि कर लिया, और उस संधि में सेल्युकस जो है अपनी बहन से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी कर दिया। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य मतलब उधर हमला न करने का अपना वादा किया। हालांकि जब संधि हो गया और रिश्ते जब बन गए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी दान में भेंट किए थे उनको। और सेल्युकस जो है, ये इतिहास तो बहुत लोग जगह पर लोग बताता ही नहीं है, या हमारे देश के जो सच में इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था, उसको कोई बताना नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उस संधि में जब सेल्युकस अपनी बहन से जब शादी करवाया, तो 4 प्रांत हिंदुकुश पर्वत के उस पार 4 प्रांत जो उसके सत्ता के पकड़ में था, दहेज रूप में दिया, जिसको आज अफ़गानिस्तान कहते हैं। जो कंधार, काबुल, मकरान और हेरात प्रांत जो है आज भी, वो चारों चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। वो चारों प्रांत पर अधिकार था, मतलब पूरा हिंदुकुश पर्वत के उस पार तक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। और जितनी बड़ी भारत थी, आज तक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसी भी शासक ने वहाँ तक भारत की सीमाएं नहीं बना सका, न अंग्रेज बना सका। अंग्रेज के सपना रह गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीमा था, उस सीमा तक पहुँचने का सपना रह गया, जबकि हजारों आधुनिक हथियार, धोखाधड़ी का अंतिम पैमाना सब लेकर आया, लेकिन अंग्रेज पूरा नहीं कर सका। उससे पहले मुग़ल भी उतना ही धोखाधड़ी किया, उतना ही झूठ किया,
लेकिन फिर भी उस इलाके तक भारत को नहीं पहुंचा सका जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य की व्यवस्था थी और इनकी ताकत की डंका बजती थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एकमात्र ऐसे शासक थे जिनकी शासन व्यवस्था समुद्री हिस्से में पूर्व से पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में नेपाल तक, नेपाल का जो क्षेत्र था उस समय मौर्य के अधीन था और दक्षिण में